हेलो दोस्तों, आज हम इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन हार्ट रेट। हमने पिछले वीडियो में देखा था कैसे पेसमेकर पोटेंशियल बनता है और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एसए नोड से नेबरिंग एट्रियल मसल्स पे ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अभी जब सिंपैथेटिक नर्व से स्टिमुलेशन होगा एसए नोड को और या अदर कंडक्टिंग पाथवे को, और जब वेगस नर्व से स्टिमुलेशन होगा यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व से स्टिमुलेशन होगा, तो हार्ट रेट कैसे अल्टर होगा, यानी कि जो एसए नोड से जो इंपल्सेस निकल रहे थे या तेज से सिंपैथेटिक से या धीरे से पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आते हैं हम मॉलिक्यूलर लेवल पे डायरेक्टली। पहले हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे उसका सेल पे जो है रिसेप्टार्स कौन से होते हैं। तो मान लीजिए ये एसए नोड का सेल है, एसए नोड का सेल है, उसमें जो है टिपिकल उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है पेसमेकर पोटेंशियल की इस तरीके से है, एक्शन पोटेंशियल की, जो हमने अभी डिस्कशन किया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो देख लें, फिर से आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये प्री पोटेंशियल है, फिर ये एक्शन पोटेंशियल है। जो इन्होंने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देख लें, ताकि आपको ये वीडियो सही से समझ आए। हाँ, हमारे प्लेलिस्ट फिजियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिटेल दिया है, कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल में और पेसमेकर पोटेंशियल। पहले आप वो देख के इस वीडियो को आए, तभी आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पेसमेकर सेल एसए नोड में इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रहती है, राइट। ओके, ये 0.8 सेकेंड के डिफरेंस पे होता है। तो ये एसए नोड पे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, जो सिंपैथेटिक नर्व्स जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जैसे कि नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन, उसके लिए एक रिसेप्टार होता है, उसको कहते हैं हम बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टार। बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टार कहते हैं, बीटा रिसेप्टार यानी बीटा वन मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, उसी तरह पैरासिम्पैथेटिक के लिए भी कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, उसे कहते हैं जो कि वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन से जो रिलीज होता है उसको कहते हैं यम2 यानी मस्कुरानिक रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले से एक बार लाइन डायग्राम बता दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे होता है। तो अब मान लीजिए ये एक रफ डायग्राम है हार्ट का। ठीक है, रफ डायग्राम है हार्ट का। तो हार्ट में जो है 4 चेम्बर्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 को एट्रिया कहते हैं, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जैसे आपको कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में पता होगा, यहाँ पर एसए नोड है, फिर उसके बाद एवी नोड, एसए नोड से एवी नोड पे 3 इंटरनोडल पाथवेज होते हैं, और यहाँ से भी एक यहाँ पे इंटरएट्रियल सेप्टम से भी एक फाइबर जाते हैं लेफ्ट राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम पे। फिर यहाँ से जो है एक्चुअली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी एट्रियम और वेंट्रिकल्स की, ये जो है डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं जाती, यहाँ पर एक फाइब्रस टिश्यू होता है दोनों के बीच में। ओके, फाइब्रस टिश्यू होता है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट्रिया की वेंट्रिकल्स तक नहीं जाती। लेकिन एवी नोड से जो कनेक्टिंग पाथवे होती है, जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं हम एवी बंडल या बंडल ऑफिस, फिर उसके जो राइट बंडल ब्रांच होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है, फिर पर्किंजे फाइबर्स की तरह ये कंडक्टिंग सिस्टम, जो रेड कलर से जो बता रहा हूँ ये कंडक्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो जाता है। तो आपका जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगस नर्व से होता है, सिंपैथेटिक फाइबर से होते हैं। तो पहले मैं पैरासिम्पैथेटिक का बता दूं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होते हैं जो वेगस के, जो एसए नोड है ना, ये एसए नोड पे राइट साइड, राइट वेगस नर्व, ओके, राइट वेगस नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक एसए नोड को सप्लाई करती है, और जो लेफ्ट वेगस नर्व है तो वो एवी नोड को सप्लाई करती है। एवी नोड को जो है सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वो है लेफ्ट वेगस नर्व। तो ये पैरासिम्पैथेटिक है। ठीक है, याद रखिएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जो पैरासिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स की जो सप्लाई है सिर्फ एसए नोड, एवी नोड और जो है बंडल ऑफिस और पर्किंजे फाइबर्स, सिर्फ ये कंडक्टिंग सिस्टम को ही सप्लाई करती है, जो नॉर्मल वेंट्रिकुलर मसल को नहीं करती है। तो किसको सप्लाई करती है? ये एसए नोड को सप्लाई करती है, एवी नोड को सप्लाई करती है, और इवन पर्किंजे फाइबर्स को भी सप्लाई करती है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। लिटरली लेफ्ट वेंट्रिकल को नहीं रहेगा, जिस कंडक्टिंग सिस्टम कुछ फाइबर्स, ए फ्यू फाइबर्स ऑफ एट्रिया के फ्यू फाइबर्स को भी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है, लेकिन वेंट्रिकल्स को ये नर्व सप्लाई नहीं होती। याद रखिए, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो वेगस नर्व से होती है। लेकिन जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स की जो डिवीजन होती है, सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो कि बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टार्स, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार से जो हार्ट पे मसल होता है, वो नॉर्मल एट्रियल मसल, वेंट्रिकुलर मसल, एसए नोड, एवी नोड सभी पे रहता है। यानी कि ये सभी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं, जैसे कि एसए नोड है, एवी नोड है, पर्किंजे फाइबर से बंडल सब पे रहेगा, और एट्रियल मसल्स पे भी इसके कनेक्शंस रहेंगे, इवन वेंट्रिकुलर मसल्स पे। तो इसके वेंट्रिकुलर मसल्स पे बिल्कुल नहीं, और फ्यू एट्रियल मसल्स, यहाँ पे सभी एट्रिया मसल के जो फाइबर्स है सब सभी सेल्स पे पैरासिम्पैथेटिक, ये सॉरी सिंपैथेटिक की नर्व सप्लाई होती है। तो सिंपैथेटिक, अब हम देखिए, हम एवी, ये एसए नोड के अब देख रहे हैं, एसए नोड पे दोनों से सप्लाई होती है। तो इसके जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स पे रहेंगे, और पैरासिम्पैथेटिक मस्कुरानिक यानी एम2। ओके, तो सिंपैथेटिक नर्व से जो भी रिलीज होगा न्यूरोट्रांसमीटर, वो न्यूरोट्रांसमीटर है आइदर नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन। वो जब रिलीज होगा तो कैसे यहाँ से बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करके ये जो पेसमेकर पोटेंशियल है इसका हार्ट रेट बढ़ाएगा, और जो सिंपैथेटिक फाइबर्स, ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स M2 रिसेप्टर्स पे आके कैसे हार्ट रेट को कम करेगा, उसका हम मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं। चलिए फिर से एक सेल उतार के आपको मैं मॉलिक्यूलर बेसिस समझा दूं। पहले सिंपैथेटिक फिर पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। ये मान लीजिए फिर से एक एसए नोड है, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है, एसए नोड का एक सेल है। ओके, उस पे जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रिसेप्टार्स होते हैं। एक होता है ये बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार, बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार, ये इसको 7 पास रिसेप्टार या सर्पेंटाइन रिसेप्टार भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 टाइम्स जो है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे ऐसे रैप होता है। वो डिटेल्स के बारे में अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, याद रख लीजिए बस, ये बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार है। जब इस पे जब जो है स्टिमुलेशन होगा नॉर एपिनेफ्रिन से, ठीक है, नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन से, नॉर एपिनेफ्रिन जाके यहाँ पे जब बाइंड होगा बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टार पर, तब क्या होगा, तब इसके अंदर जैसे ये बाइंड होगा तो इसके अंदर जो है जी प्रोटीन्स होता है, जी इनहिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन। तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन जो है, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के 3 भाग होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ओके, अल्फा स्टिमुलेटरी प्रोटीन वगैरह। तो जैसे ये स्टिमुलेट हो गया, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन स्टिमुलेट होगा, ये फिर से एक एंजाइम्स को यहाँ पे रहता है एडिनाइलिल साइक्लेस, इसको जो है एक्टिवेट कर देगा, एक दूसरे केमिकल एडिनाइलिल साइक्लेस को ये एक्टिवेट कर देगा। नॉर्मली एक्टिवेटेड नहीं रहता, जैसे ही ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन जाएगा। तो साइक्लिक एएमपी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन जो है अल्टीमेटली रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो बीच में जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एडिनाइलिल साइक्लेस से होके साइक्लिक एएमपी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ये जो साइक्लिक एएमपी है, जो कि सेकेंड मैसेंजर भी कहलाता है, ये मेन काम करता है। ये काम क्या करेगा, ये जो है इसमें थोड़े से प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर देगा। ओके, जो प्रोटीन काइनेसिस है उसको एक्टिवेटेड कर देगा, और फॉस्फोरिलेशन करने के लिए ये प्रोटीन काइनेस इंपॉर्टेंट है। तो जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उसको वो जाके फॉस्फोरिलेट करेगा, और जो है कैल्शियम की मात्रा जो है अंदर कर लेगा, यानी कैल्शियम बाहर से अंदर आ जाएगा कैल्शियम। तो इस तरह से जैसे कि ये जो स्टिमुलेट होगा तो कैल्शियम अंदर आएगा, तो जो हमारा पेसमेकर पोटेंशियल था, अगर हमारे पास कैल्शियम पहले से आएगा, जैसे आपको पता होगा, ठहरिए फिर से बता देता हूँ कैसे एग्जैक्टली ये चेंजेस नज़र आएंगे। तो फिर से ये एसए नोड का जो सेल है, तो उसमें जो पेसमेकर पोटेंशियल है, तो जो -60 मिलीवोल्ट, यहाँ पे जो -60 मिलीवोल्ट था, फिर -40 मिलीवोल्ट पे जो है थ्रेशोल्ड हो जाता है, फिर ऐसे +5 या +10 पे ये थ्रेशोल्ड डीपोलराइजेशन होता है, फिर से रीपोलराइजेशन हो जाता है पोटेशियम चैनल्स की ओपनिंग की वजह से, ठीक है। तो ये एक हार्ट बीट के लिए एक इम्पल्स देता है, फिर से ये एक कंटिन्यूस, ये जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं इसके हमने मॉलिक्यूलर बेसिस देखी है। फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उनको समझ में नहीं आएगा, इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट मसल्स में होती रहती है। ओके, हार्ट मसल में इस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, तो इसका रीज़न या कारण क्या है हमने डिटेल डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर से इस तरह, तो अब देखिए मैं आपको 3 हार्ट बीट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन 3 इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस जो कि एसए नोड में है, ठीक है। ये रीपोलराइजेशन, और ये दोनों के बीच में 0.8 सेकेंड, फिर से 0.8 सेकेंड होता है नॉर्मल,
0.8 सेकेंड, फिर यहाँ पे भी 0.8 सेकेंड है डिफरेंस है। लेकिन जब बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व से, अल्टीमेटली कैल्शियम की मात्रा अंदर होगी। क्यों होगी? इतना इंटरमीडिएट पाथवे है। जब कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है -60 से -55 पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है आमतौर पे पेसमेकर में, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये -60 से जल्दी से प्लस पे चला जाएगा और पोटेंशियल जो है जल्दी से बन जाएंगे। तो ये पोटेंशियल जो है जल्दी से बन जाके ऐसे हो जाएंगे। तो ये एक हार्ट बीट हो गया, ठीक है। फिर से एक दूसरी हार्ट बीट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक हार्ट बीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3 के बजाय उसी ड्यूरेशन में 4 हार्ट बीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हार्ट बीट जो है ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1 मिनट में 72 टाइम्स हो रहा है, तो जब हम सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करेंगे तो उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेट होने से, अल्टीमेटली जो कैल्शियम अंदर जाएगा तो हार्ट बीट को इसको अंदर बढ़ा देगा। यानी कि 3 इंपल्स निकलने के बजाय 4 इंपल्स निकल जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट या पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी। ओके, ये थे नॉर्मल, ये नॉर्मल हार्ट बीट्स हैं। और ये जो हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने की वजह से ये हार्ट बीट्स हैं। तो नॉर्मल हार्ट बीट्स इतने ड्यूरेशन में 3 हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतने ड्यूरेशन में 4 हो रहे हैं। तो अगर 72 टाइम्स पर मिनट है तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, कोई 100 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ दी ये जो स्टिमुलेशन, ये कैल्शियम की मात्रा अंदर आने की वजह से। तो मेन क्या होगा, ये जो प्री पोटेंशियल का जो स्लोप है ये कम हो जाएगा और जल्दी जो है -40 मिलीवोल्ट होगा और एक्शन पोटेंशियल जल्दी हो जाएगा। तो इसी प्रकार फिर दूसरे बीट में भी जल्दी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंपल्सेस ज़्यादा पैदा होंगे, इस वजह से हार्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा और उसे क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी कहेंगे। तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से होगा। हाँ, मैकेनिज्म शायद आपको क्लियर हो गया। मेनली साइक्लिक एएमपी और ये प्रोटीन काइनेस की वजह से इस तरह से होता है। अभी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से कैसे होगा? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, देखिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जैसे मैंने आपको बताया था यम2 रिसेप्टार्स यानी कि मस्कुरानिक रिसेप्टार से होगा। तो जब वेगस नर्व से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो है एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है सिंपैथेटिक में, इसमें एसिटाइल कोलिन। जब जाके ये बाइंड होगा तो इसमें भी उसी तरह से मैकेनिज्म्स होंगे। इसमें जी इनहिबिटरी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे और इसमें भी अल्फा, बीटा और गामा होते हैं। तो ये भी जाके एडिनाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेंगे। लेकिन ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन जो है इसको इनहिबिट करके साइक्लिक एएमपी की मात्रा को कम करेंगे, साइक्लिक एएमपी की मात्रा को कम करेंगे। सिंपैथेटिक साइक्लिक एएमपी की मात्रा को बढ़ा रहा था, पैरासिम्पैथेटिक साइक्लिक एएमपी की मात्रा को कम करेगा और अल्टीमेटली प्रोटीन काइनेस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फॉस्फोरिलेशन कम होगा और ज़्यादा अंदर जो है पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा नहीं आएंगे। एक मैकेनिज्म। और एक मैकेनिज्म क्या है, ये जो बीटा और गामा सब यूनिट्स हैं, इसके बीटा और गामा सब यूनिट्स हैं जो जी इनहिबिटरी प्रोटीन के, ये थ्रू दिस बीटा और गामा सब यूनिट्स क्या करेंगे, ये जाके और एक इम्पॉर्टेंट आयोन चैनल होता है पोटेशियम चैनल्स। ओके, पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे, पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट करके ओपन करेंगे और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। जब पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा और ये साइक्लिक एएमपी कम होगी तो अल्टीमेटली सेल के अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी -60 पे ज़्यादा था तो अभी फिर और -60 से -65 उतना ही रहेगा। तो इससे हार्ट रेट कम हो जाएगा। कैसे होगा मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर एक डायग्राम उतार के। तो यही एसए नोट का है। तो इसमें भी इसी तरीके से पहले मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल्स चल रहे थे जो कि पेसमेकर पोटेंशियल वगैरह चल रहे थे नॉर्मली जो होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा था एक्शन पोटेंशियल। तो उसको वेगस नर्व स्टिमुलेट होने से कैसे हार्ट रेट कम होता है वो डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो जैसे ही वेगस नर्व आती, ये जो है नॉर्मल एक हार्ट बीट है मान लीजिए, ये नॉर्मल हार्ट बीट। इसका आपको रीजंस भी पता होंगे। फिर से मैं आपको वो 3 बता रहा हूँ, एक 3 इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स। तो ये कैल्शियम की चैनल, पोटेशियम की ओपनिंग की वजह से ये रिपोलराइजेशन होता है। फिर ये पेसमेकर पोटेंशियल जो कि लीकी सोडियम चैनल्स और ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल की वजह से होता है। फिर ये जो है थ्रू एक्शन पोटेंशियल एट -40 मिलीवोल्ट पे कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल की वजह से होता है। फिर ये जो है बाद में इस तरीके से होता है, फिर उसके बाद रिपोलराइजेशन। ओके, ठीक है, इसी तरह होता है। ये मैंने आपको 3 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोले हैं। ये जो है
-60 मिली वोल्ट पे होता है, -60 मिली वोल्ट पे रहता है। यहाँ पर बोले तो -40 मिली वोल्ट, ये जो है +10 या +5 मिली वोल्ट पर, ठीक है। ये पेस मेकर पोटेंशियल नॉर्मल एसए नोड में, ठीक है। लेकिन जब ये यम2 रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन को बाइंड होगा और बीटा और गामा सब यूनिट्स इसके जो जी इनहिबिटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करके पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे और पोटेशियम अंदर जाएगा, यानी सेल की नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी ज़्यादा देर तक। तो ये -60 के बजाय -65 हो जाएगा, नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। और ये जो स्लोप है ये ज़्यादा स्लोप ऐसे बढ़ जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड को अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, -40 होने के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर उसके बाद जब ये एक्शन पोटेंशियल होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर से जो है नेक्स्ट ऐसे होगा और थ्रेशोल्ड को अटेंड करने के लिए, तो मान लीजिए नॉर्मली जो है, नॉर्मल में आपको ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मली आपको 3 इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकल रहे हैं ऐसे नोड से, लेकिन जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा और ये सब चेंजेस होंगे तो आपको जो है वेगस नर्व स्टिमुलेशन होने से बस 2 निकल रहे हैं। तो इसी तरह हार्ट बीट कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए 72 टाइम्स पर मिनट हो रहा था ये, तो इसको 0.8 सेकेंड लग रहे थे, तो इसको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो ये कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये इस वजह से हार्ट रेट कम होगा, इसे कहते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी हार्ट रेट कम कर देगा। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट अलग है, नेगेटिव। तो ये मेनली एसए नोड को स्टिमुलेट करने का हम जो स्टडी कर रहे हैं, एसए नोड में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, अगर सिंपैथेटिक से हार्ट रेट बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक से हार्ट रेट कम होगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होने से अल्टीमेटली ये सब जी प्रोटीन, एडिटाइल साइक्लेज, साइक्लिक एमपी बढ़ने की वजह से फॉस्फोरिलेशन होता है कैल्शियम चैनल से, और कैल्शियम की मात्रा अंदर ज़्यादा होगी, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी और स्लोप जल्दी हो जाएगा और -40 मिली वोल्ट जल्दी अटेंड करेगा। तो ज़्यादा इम्पल्सेस जल्दी होगा, ये नॉर्मल इतना होता तो ये जल्दी होगा, तो ज़्यादा बार इम्पल्स होगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उसी तरह नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जो कि वेगस नर्व से होती है, वो इंटीरियर जो है नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोटेशियम चैनल्स ओपन होने की वजह से। तो पोटेशियम चैनल बाहर जाएंगे, पोटेशियम बाहर जाएंगे और अंदर नेगेटिविटी रहेगी, तो इस वजह से वेगस नर्व जो हार्ट रेट को स्लो करेगा, ठीक है। बने रहे हमारे साथ, हम नेक्स्ट वीडियो में और डिस्क्राइब करेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स, और ईसीजी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है, और दूसरे पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और दूसरे सिस्टम्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और शेयर करिएगा हमारे लेक्चर वीडियो को अपने दूसरे साथियों के साथ। धन्यवाद।